हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एलआईसी की बीमा सखी योजना का उद्घाटन 9 दिसंबर 2024 को किया गया था। और क्या आप जानते हैं कि एक महीने के अंदर अंदर बीमा सखी योजना में 50,000 से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। और आप क्या अभी भी वेट कर रहे हैं? तो देखिए, जल्दी कीजिए क्योंकि सीट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। और चलिए वीडियो में जानते हैं कि कितने पंजीकरण हो चुके हैं और कितनी महिला सखियों ने, बीमा सखियों ने काम करना शुरू कर दिया है। एलआईसी ऑफ इंडिया के द्वारा 8 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक महीने के अंदर अंदर 52,511 पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 27,695 नियुक्ति पत्र यानी कि जो एलआईसी के आईडी कार्ड हैं बीमा सखी योजना के अंतर्गत, वो दिए जा चुके हैं। और 14,583 बीमा सखियां ऐसी हैं जिन्होंने पॉलिसी बेचना शुरू भी कर दिया है। तो ये एलआईसी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बीमा सखी योजना जिसका मेन मोटिव महिला सशक्तिकरण करना है, तो उसमें इतना अच्छे तरह से और इतना बढ़ चढ़ के महिलाएं जो है वो भागीदार बन रही हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि एलआईसी का उद्देश्य 1 वर्ष के भीतर देश की प्रत्येक पंचायत को कम से कम एक बीमा सखी से कवर करना है। और देखिए कि ये एक ऐसा जबरदस्त एलआईसी का प्रोजेक्ट है जिसमें महिला सशक्तिकरण का जो है मेन मोटिव है। क्योंकि देखिए, इसमें जो महिलाएं हैं जब काम करेंगी, बीमा बेचेंगी, तो उन्हें कमीशन तो मिलेगा ही, पर 3 साल लगातार सैलरी भी मिलेगी, जो कि सैलरी कह सकते हैं या आप स्टाइपन कह सकते हैं, वजीफा कह सकते हैं, है ना। तो अब ये सैलरी कितनी मिलेगी? पहले साल जो सैलरी मिलेगी ना, हर महीने मिलेगी 7,000, ठीक है, कमीशन अलग मिलेगा। दूसरे साल हर महीने 6,000 सैलरी होगी। और तीसरे साल हर महीने ये होगी 5,000, यानी कि लगातार 3 साल हर महीने सैलरी भी मिलेगी। प्लस जितना ज्यादा काम महिलाएं करेंगी, एलआईसी बेचेंगी, पॉलिसी बेचेंगी, उतना ज्यादा उन्हें कमीशन भी मिलता रहेगा। अब ये जो एलआईसी बीमा सखी योजना है ना, इसमें क्या है कि महिला एजेंट जो बनेंगी, वो अपनी बीमा पॉलिसियों के आधार पर कमीशन भी कमाएंगी। और उनकी जो कमाई है ना, उनके द्वारा जितनी ज्यादा पॉलिसीज की जाएंगी, मतलब जितना ज्यादा व्यवसाय किया जाएगा, उसके अनुपात में ही उनकी जो कमाई है ना, वो बढ़ती ही रहेगी। अब इसके लिए देखिए, जो कंडीशंस है, मतलब आप बीमा सखी बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं? भारतीय महिला होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए है, मतलब ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और आयु जो है ना, वो 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये सिंपल सी एलिजिबिलिटी है अगर आप बीमा सखी योजना के अंतर्गत बीमा सखी बनना चाहती हैं। अब देखिए कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो एलआईसी का टारगेट है, लक्ष्य है ना, वो अगले 3 साल में 2 लाख बीमा सखियों को भर्ती करना है। अब ये तो है 3 साल का लक्ष्य। अब आप ये देख लीजिए कि एक महीने में ही अगर 50,000 से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं, तो ये जो टारगेट है ये तो बहुत जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो अगर आप भी सोच रही हैं कि मुझे बीमा सखी बनना है, तो जल्दी कीजिए क्योंकि सीट्स अब रह गई हैं लिमिटेड। तो अब आपने सोचना नहीं है, जल्दी से इसका पंजीकरण कर दीजिए। अब कुछ महिलाओं के ना प्रश्न है रिलेटेड टू बीमा सखी योजना। तो देखिए, कुछ महिलाएं ये पूछ रही हैं कि अगर पॉलिसी नहीं हुई तो सैलरी मिलेगी क्या? तो देखिए, ऐसा है कि अगर हम काम करेंगे ना, हमें पैसा तभी मिलता है। तो अगर हम सैलरी चाहते हैं, साथ में कमीशन चाहते हैं, तो हमें पॉलिसीज का काम करना ही पड़ेगा। अब देखो ना, इससे दो बेनिफिट है। एक तो आपको पॉलिसी करने पे ना कमीशन मिलेगा, और दूसरा जो है वो सैलरी भी मिलेगी। अगर आप नॉर्मली एजेंट बनते हैं ना, मतलब बीमा सखी योजना के अंतर्गत नहीं भी बनते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके काम पे कमीशन मिलता है। पर अगर आप बीमा सखी बनके
एलआईसी की पॉलिसीज सेल करेंगी, बेचेंगी, तो आपको सैलरी भी मिलेगी और साथ साथ कमीशन भी मिलेगा। तो अब आप ये क्लियरली समझ लें, अगर काम नहीं हुआ, पॉलिसीज नहीं हुई, तो सैलरी जो है वो नहीं मिलेगी। अब बहुत सी महिलाओं ने ये भी प्रश्न पूछा है कि एग्जाम जो है इसके लिए होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो भाई इसका एग्जाम जो है ना वो ऑनलाइन होगा। अब बहुत सारी महिलाएं ये पूछ रही हैं जिन्होंने पंजीकरण तो करवा दिया है कि ये जो IC38 का एग्जाम है ना, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाई इसके जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, उसके लिए थोड़ा सा आपको अभी समझना होगा कि किस तरह के प्रश्न होंगे। पहले तो आप एग्जाम का पैटर्न समझ लो। जो आपका एग्जाम आएगा ना, ये ऑनलाइन वे में होगा, मतलब आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो MCQ पैटर्न में होंगे। MCQ पैटर्न का मतलब होता है कि क्वेश्चन लिखा होता है और उसके नीचे 4 ऑप्शंस दी होती हैं, और उनमें से सही ऑप्शन आपने चुननी होती है। 50 क्वेश्चंस आपको आएंगे और 50 नंबर के ही ये होंगे, जिसमें से पास होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 16 नंबर जो है वो चाहिए होंगे। और ये एग्जाम जो है छोटा सा होता है, 1 घंटे का सिर्फ ये एग्जाम होगा। अब बात है कि इसकी तैयारी कैसे करें और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो भाई तैयारी करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप जो है हिंदी और इंग्लिश कोई भी भाषा में मेरे सेम चैनल पे आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ये अभी दोनों मैंने ना हिंदी की प्लेलिस्ट की पिक्चर यहाँ पे लगाई है। अब देखो हिंदी में यहाँ पे 21 चैप्टर वाली वीडियो सीरीज है, जिसमें एक एक चैप्टर में ना बहुत अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन को समझाया गया है। तो आपने क्या करना है, पहले तो ये 21 वीडियोस वाला जो है सीरीज देखनी है। और एक खास बात, जो मैं क्वेश्चंस को कंसेप्ट समझाती हूँ ना, वो आपने समझने हैं। मतलब क्वेश्चंस को ना रटने नहीं लग जाना है, क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चंस सेम नहीं होते हैं पर कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये 21 वीडियोस वाली सीरीज को अच्छे से समझ के करना है। और उसके बाद आपको ये 5 वीडियोस वाली जो है क्रैश कोर्स सीरीज को करना है। इससे आपको पता चलेगा कि मुझे कितनी चीजें जो है वो समझ आ गई हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को समझ के करना है, क्योंकि वहां पर जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो चीजें तो वही रहती हैं, बस पूछने का ढंग बदल जाता है। अब मैं आपको एक सैंपल के तौर पे एक दो क्वेश्चन समझाती हूँ। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि भारत में जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है ना, बीमा की जो इंडस्ट्री है, उसका रेगुलेटर कौन है। रेगुलेटर कौन होता है, जो सारी इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जैसे अब स्कूल है, स्कूलों पर कौन बना हुआ है, बोर्ड बना हुआ है ना, मान लो CBSE का बोर्ड बना हुआ है, या और स्टेट बोर्ड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो उसी तरह से जो बीमा की इंडस्ट्री है ना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, उसको कौन कंट्रोल करता है। तो भाई उसे कंट्रोल करता है IRDAI, या फिर फुल फॉर्म इसकी होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, ये तो डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे, तो इनमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनको सीधे सीधे आपने ऐसे ही समझ लेना है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें पूछा है कि व्हेन डिड LIC एस्टेब्लिश्ड, यानी कि LIC की स्थापना कब हुई। तो भाई बिल्कुल सिंपली याद रख लेना है कि 1956 में जो है LIC की स्थापना हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन भी ऐसे ही आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आया, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। क्वेश्चन है, हु डिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ HLV, यानी कि HLV एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब HLV की स्थापना या HLV जो है ना, उसको किसने जो है स्टार्ट किया, मतलब कौन लेकर आया HLV का कंसेप्ट। तो भाई इसमें ना आपने सीधा सीधा याद रख लेना है कि ये किया किसने, प्रोफेसर हबनर ने। पर आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये जो HLV कंसेप्ट है ना, ये होता क्या है। तो बच्चों देखो, HLV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन का मतलब क्या हुआ, मानव, लाइफ का मतलब जीवन, और वैल्यू का मतलब कीमत, यानी कि मानव के जीवन की कीमत, ठीक है। क्या हुआ, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है ना, इसको किसने शुरुआत किया, मतलब ये जो कंसेप्ट है ये कौन लेकर आया। तो वो लेकर आया था प्रोफेसर हबनर। अब देखो कि ये क्वेश्चन कैसे आपको चेंज होके आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, which among the following methods is traditional method that can help to determine the insurance needed by an individual। अब देखो क्या है कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ना बात की किसकी, ह्यूमन लाइफ वैल्यू की,
ठीक है, यानी कि मानव के जीवन की वैल्यू यानी कि कीमत। तो भाई मानव के जीवन की कीमत या फिर ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ये बच्चों एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि प्रोफेसर हबनर ने दिया। इस कंसेप्ट की हेल्प से ना हम ये जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की कितनी कीमत है, ताकि फिर हम उसी के हिसाब से उसे बीमा देते हैं। क्योंकि देखो, एक व्यक्ति आपको मिलेगा कोई जो कि महीने का 20 या 30 हजार रुपया कमा रहा होगा, ठीक है, तो अब उसके खर्चे भी उतने ही होंगे, और वो उसको आपने उसकी सैलरी या उसकी जो लाइफ वैल्यू है उसी के हिसाब से बीमा देना है। अब आपको एक ऐसा भी व्यक्ति मिलेगा जो महीने का 2 लाख या 4 लाख कमा रहा होगा, है ना, अब उसके खर्चे भी वैसे ही होंगे, तो उसकी लाइफ की जो वैल्यू है वो उसकी अर्निंग यानी कि उसकी कमाई के हिसाब से डिसाइड होगी। ठीक है, समझ गए एचएलवी का मतलब क्या है, कि मतलब जो भी व्यक्ति जितना पैसा कमाता है ना, उसकी जो लाइफ की वैल्यू है वो उसी पर डिपेंड करती है। और हम जब इंश्योरेंस भी किसी को सेल करते हैं तो वो ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से ही सेल करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जो 2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, तो उसका जो परिवार है वो उसके हिसाब से अपने खर्चे कर रहा है। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो है वो नहीं रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब उसके परिवार के जो खर्चे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे ना, तो इसलिए उसे इंश्योरेंस भी आपको इतनी देनी पड़ेगी ताकि उसके ना रहने पर भी उसके परिवार के लोग जो है अपने खर्चे आराम से निकालते रहें। तो इस कंसेप्ट को ह्यूमन लाइफ वैल्यू या फिर एचएलवी कहा जाता है। तो इस तरह से देखो दोनों क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, पर सिर्फ पूछने का वे बदल जाता है। तो जो मैंने वीडियो सीरीज में आपको कंसेप्ट समझाए हैं उनको ध्यान से समझ के करना है, क्वेश्चंस को एज इट इज रटने नहीं लग जाना है। तो ये मैं बार बार और हर वीडियो में आपको कहती हूँ। ठीक है जी, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।